हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए पेपर 2 का बिल्कुल निचोड़ लेकर के आई हूँ। मैराथन में हमने बहुत अच्छे सारे टॉपिक्स कवर किए थे। अब इसमें वो कुछ चीज़ें हैं कि जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते और ये चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए अगर आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ जो आप ये समझ लीजिए कि एक टॉनिक है एग्जाम से पहले। उसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत जल्दी से फिनिश करेंगे क्योंकि एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स सुपर फास्ट रिवीजन की तरह मैं इसको कराने वाली हूँ। 10 मिनट में सब कुछ खत्म होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। और चलो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सबसे बड़ी बात, संस्थागत नियोजन की अगर बात करूं, संस्थागत नियोजन की एक परिभाषा है जो कि आप बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। संस्थागत नियोजन आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निर्मित किसी शैक्षिक संस्था के विकास की योजना है। क्या है संस्थागत नियोजन? अगर आपसे कहीं भी प्रश्न पूछे तो आप बताएंगे उसमें डॉक्टर बुच के अनुसार परिभाषा, संस्थागत नियोजन आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निर्मित किसी शैक्षिक संस्था के विकास की योजना है। दोस्तों, आपसे आवश्यकता पूछे, उद्देश्य पूछे या विशेषता पूछे संस्थागत नियोजन की, तो सब में आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कहीं भी तैयारी में कहीं कमी है तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए, बहुत हेल्प आपको इससे मिलने वाली है। आवश्यकताएं क्या है इसकी? तो लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है, किसी भी संस्था के लक्ष्यों का निर्धारण करने में सहायता मिलती है, और समय, धन और श्रम की बचत होती है अगर हम संस्थागत नियोजन करते हैं। समस्याओं और कठिनाइयों की पहचान कर उनको दूर करने में सहायता मिलती है संस्थागत नियोजन की मदद से, और संस्था का विकास करने में सहायक है संस्थागत नियोजन। छात्रों और अध्यापकों तथा प्राचार्य की भूमिका का निर्धारण भी इसी के अंतर्गत किया जाता है संस्थागत नियोजन में। ठीक है, तो ये संस्थागत नियोजन का पूरा यहाँ पर हमने कवर कर लिया। क्या है संस्थागत नियोजन? डॉक्टर बुच के अनुसार संस्थागत नियोजन आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निर्मित किसी शैक्षिक संस्था के विकास की योजना है। आवश्यकता मैंने क्या बताई कि लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है, समय, धन, श्रम की बचत होती है, समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान करके उनको दूर करने में सहायक है, और संस्था का विकास करने में सहायक है। छात्रों, अध्यापक और प्राचार्य की भूमिका का निर्धारण भी इसी से किया जाता है। आगे आ जाता है आपका प्रबंधन। प्रबंधन क्या है दोस्तों? तो मैरी पार्कर के अनुसार प्रबंधन क्या बताया गया? प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की कला है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की क्या है? कला है। प्रबंधन क्या है? मैरी पार्कर के अनुसार प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की कला है। और जॉर्ज टेरी के अनुसार इस क्या परिभाषा दी प्रबंधन की? तो इन्होंने कहा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया ही प्रबंधन है। क्या कहा इन्होंने? कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जो निर्धारित पहले से किए गए उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए मानवीय और अन्य संसाधन का उपयोग करने की ये एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। इसी के साथ ही शैक्षिक प्रबंधन के कौन कौन से संसाधन होते हैं? तो शैक्षिक प्रबंधन के 3 संसाधन हैं। पहला मानवीय संसाधन, दूसरा है भौतिक संसाधन, और तीसरा होता है वित्तीय संसाधन। आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ मानव संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। भौतिक संसाधन में कौन आएगा, वित्तीय संसाधन में क्या आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, आपका रिवीजन होगा बहुत अच्छे से। इसी के साथ ही विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, ठीक है, या विद्यालय प्रबंधन का चक्र क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। तो विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया हम देख रहे हैं, प्रोसेस देख रहे हैं। सबसे पहले नियोजन करना यानी योजना बनाई जाती है, फिर संगठन किया जाता है, ठीक है, संगठन, योजना बनाई, फिर संगठन, उसके बाद नियुक्तिकरण, अगर अध्यापकों की आवश्यकता है, किसी भी स्टाफ में किसी भी मेंबर की जरूरत है तो उसकी नियुक्ति करना, फिर सबके बीच समन्वय स्थापित करना, उसके बाद निर्देशन करना, और उसके बाद नियंत्रण करना। ये एक विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया है। क्या क्या? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण। एक बार और मेरे साथ बोलेंगे, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, समन्वय,
निर्देशन, नियंत्रण। ठीक है, अब हम देखेंगे विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व। ऊपर हमने आवश्यकता किसकी देखी थी? संस्थागत नियोजन की। अब हम किसकी देखेंगे? विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व। पहला है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक है। क्या है? उचित प्रबंधन आवश्यक है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंधन का होना आवश्यक है। दूसरा, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी आवश्यक होता है। ठीक है, प्रबंधन, विद्यालय का प्रबंधन किस लिए आवश्यक है? शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता और क्यों पड़ती है? लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, विद्यालय के वातावरण में सुधार के लिए और उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास करने के लिए, समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का बंटवारा करने के लिए आवश्यकता होती है। किसकी? विद्यालय प्रबंधन की। और विद्यालय प्रबंधन का महत्व में भी आप ये लिख पाएंगे, विद्यालय प्रबंधन का महत्व क्या है। ठीक है, और उद्देश्य क्या है तो भी आप इसमें यही लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज आपकी एक टॉपिक से कवर हो रही है, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लास्ट टाइम पर घबरा रहे हैं, आपकी तैयारी नहीं है, तो बिल्कुल आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो की पॉइंट्स है जिनको अंदर से एक्सप्लेन करके आप इनके अंदर अपने आप से भी लिख पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले हमने क्या बताया इसमें विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता में कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक है। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, विद्यालय के वातावरण के सुधार के लिए, ठीक है, उपलब्ध मानवीय और भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए और समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का बंटवारा करने के लिए। अभी यहाँ पर जो सबसे प्रमुख आपसे पूछा जाता है वह है प्रधान अध्यापक की भूमिका क्या होती है। तो प्रधान अध्यापक की विद्यालय के प्रबंधन में क्या भूमिका है वो देखिए आप। पहला है शैक्षिक दायित्व। ठीक है, शैक्षिक दायित्व की पूर्ति करना। प्रशासनिक दायित्व होते हैं कुछ प्रधान अध्यापक के, कुछ आर्थिक दायित्व होते हैं, सामुदायिक सहयोग संबंधी कार्य, मूल्यांकन और नियंत्रण करने का कार्य, ठीक है, पर्यवेक्षण और निर्देशन करने का कार्य, नियोजन करने का कार्य। इनमें से कोई भी 5 आप अच्छे से याद कर लो। नियोजन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, प्रशासनिक दायित्व होते हैं, कुछ शैक्षिक दायित्व होते हैं, है ना, आर्थिक दायित्व होते हैं। तो इन सब में एक प्रधान अध्यापक की विद्यालय प्रबंधन करने में भूमिका होती है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यापक की भूमिका क्या है, तो अध्यापक एक सहायक, प्रधान अध्यापक के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, उनकी बताइए क्या भूमिका हो सकती है, लिख पाएंगे आप। सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ प्रधान अध्यापक की थी। बाकी जो मैंने आपकी मैराथन क्लास ली थी उसमें पूरा डिटेल में ये चीज़ें समझाई है, यहाँ मैंने सब कुछ शॉर्ट कर दिया है। अब हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति। ये समितियां हैं, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन की समिति सबसे पहले आती है, जिसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य। इन 15 सदस्य में 11 तो होते हैं अभिभावक और 4 होते हैं नामित सदस्य। इन 4 नामित सदस्यों में कौन कौन आएगा? एक तो प्रधान अध्यापक आ जाएगा विद्यालय का, ठीक है, लेखपाल आ जाएगा, मिडवाहफ आ जाएगा और प्रधान के द्वारा नामित एक सदस्य भी इन 4 नामित सदस्यों में शामिल होता है। अब दोस्तों बात करें कि विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है कौन? अभिभावक होता है। कौन होता है? अभिभावक होता है। और विद्यालय प्रबंधन समिति में कितनी महिलाओं का होना आवश्यक है, तो 50% महिलाएं इन सदस्यों में होनी चाहिए। इसी के साथ सचिव कौन होता है विद्यालय प्रबंधन समिति का, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं सचिव कौन है? प्रधान अध्यापक है। और अध्यक्ष कौन होगा? अभिभावक होगा। किसका? विद्यालय प्रबंधन समिति का। कुल सदस्य 15, जिनमें 11 अभिभावक और 4 नामित सदस्य। याद हुआ आपको? याद हो गया बहुत अच्छे से? बिल्कुल। आगे हम बात करेंगे ग्राम शिक्षा समिति। अब ग्राम शिक्षा समिति का जो गठन है वो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 11(1) के तहत किया गया था। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों कि एक सेकंड रुकिएगा। इसके अगर ग्राम शिक्षा समिति की बात करें तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिनमें 3 होते हैं अभिभावक और 2 होते हैं। 2 में कौन कौन होंगे? एक तो अध्यक्ष और एक सचिव। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष तो होता है
ग्राम प्रधान होता है और ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है प्रधान अध्यापक। ठीक है, सचिव कौन होगा? प्रधान अध्यापक। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। इसमें एक महिला होनी अनिवार्य है, एक महिला सदस्य होनी अनिवार्य है। ठीक है, 3 अभिभावक होंगे और 2 होंगे। कौन कौन? एक तो प्रधान अध्यापक और एक ग्राम प्रधान, और बाकी 3 अभिभावक होंगे। उस विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के अभिभावक होंगे। और अध्यक्ष ग्राम प्रधान होगा, सचिव होगा प्रधान अध्यापक। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बिल्कुल। आगे चलते हैं। शिक्षक अभिभावक संघ, इनके कार्य मैंने आपको बहुत अच्छे समझा रखे हैं। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक है, इनके अंदर आप लिख पाएंगे अपने आप से। शिक्षक अभिभावक संघ, शिक्षक अभिभावक संघ में दोस्तों अध्यक्ष कौन होगा? इसका अभिभावक होगा शिक्षक अभिभावक संघ का। ठीक है, और सचिव कौन होगा? इसमें प्रधान अध्यापक होगा। कुल सदस्य की संख्या यहाँ आपको हर जगह अलग अलग दे रखी है, तो आप कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो भी आपको पता है आप वो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष कौन होता है शिक्षक अभिभावक संघ का? तो अभिभावक होता है। यहाँ कौन होगा? अध्यक्ष, अभिभावक, और सचिव कौन होगा? प्रधान अध्यापक होगा। इसकी शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक किस किस दिन बुलाई जा सकती है? तो शनिवार और रविवार में से किसी भी दिन बैठक हो सकती है। कौन कौन से दिन? शनिवार और रविवार को। क्या होता है शिक्षक अभिभावक संघ का उद्देश्य? यही कि अभिभावकों को भी विद्यालय से जोड़ना, विद्यालय की कार्यप्रणाली से जोड़ने का काम करता है। अभिभावकों के मन में शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करना। ठीक है, अपने बच्चों को विद्यालय भेजे, इस तरह से इनके उद्देश्य होते हैं पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के। ठीक है, अभी बात करते हैं हम विद्यालय की आकृति कैसी कैसी होती है। तो विद्यालय की आकृति 2 प्रकार की मैंने आपको बताई हुई है, खुली योजना के तहत और बंद योजना के तहत। खुली योजना के तहत जितने भी आपके इंग्लिश के लेटर्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी आपको कैसे दिख रहे हैं? खुले हैं। ठीक है, बंद नहीं है। जैसे कि O और D बंद है ना, तो ऐसे इनमें कोई भी लेटर नहीं है, सभी खुले हुए लेटर्स आपको दिख रहे हैं। और कौन कौन से है देख लीजिए, ILEUTYH, ये सभी खुली योजना के अंतर्गत विद्यालय की आकृतियां होती है। कई बार आपसे इनमें से कोई 3 देके और एक कोई और आपको दे देगा, ये दे देगा, पूछेगा कि खुली योजना के तहत इनमें से विद्यालय की आकृति कौन सी नहीं है। ठीक है, तब आपको पहचानना है। तो खुली योजना के तहत ये सब हो गए, ILEUTYH। और बंद योजना के अंतर्गत कौन कौन है? ठोस आयत, आयत और शून्य आयत वाले जितने भी लेटर्स होंगे वो सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो विद्यालय की आकृति 2 प्रकार की आपने देख ली। इसके साथ ही पुस्तकालय की बात करें तो पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है। उद्देश्य क्या है पुस्तकालय के? तो ये शिक्षकों का अनुदेशन करता है, स्वाध्याय को बढ़ावा देता है, पढ़ने की आदत को विकसित करता है, और पुस्तकालय का अच्छा साथी होता है विद्यार्थियों का या शिक्षकों का। ठीक है, बिल्कुल। तो ये इसके क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। प्राथमिक विद्यालय में कौन कौन सी पुस्तकें चलती है? कलरव, गिनतारा, चंपक, रेनबो, ये सभी पुस्तकें चलती है। कक्षा 1 में कितनी निर्धारित पुस्तकें हैं? तो 1 ही है। कक्षा 2 में निर्धारित पुस्तकें कितनी है? 4 है। बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया है सभी चीज़ों को ताकि आप आसानी से सीख सके। आगे हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं कैसी कैसी होनी चाहिए पाठ्य पुस्तकें। तो भाई रंगीन चित्र वाली होनी चाहिए जो कि बच्चों को आकर्षित करे। ठीक है, कैसी होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या हो? कि भाई वो रंगीन हो और आकर्षक हो। ठीक है, भाषा सरल और स्पष्ट हो उन पुस्तकों की, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली हो, और बच्चों के ज्ञान को बढ़ावा देने वाली या बढ़ाने वाली पुस्तकें होनी चाहिए। मानसिक, नैतिक और चारित्रिक विकास उनसे बच्चों का हो। ये सभी क्या है? एक अच्छी पुस्तक की विशेषताएं हैं। या प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तकें होती है उनमें इन सभी का होना आवश्यक है कि भाई वो रंगीन हो, चित्र वाली, आकर्षक हो, भाषा सरल और स्पष्ट हो, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली हो, ज्ञान को बढ़ावा देने वाली हो, मानसिक, नैतिक व चारित्रिक विकास करने वाली हो। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे वित्त प्रबंधन। वित्त प्रबंधन देखेंगे। वित्त प्रबंधन यानी जो भी एक विद्यालय के वित्तीय संसाधन होते हैं जहाँ से उसको पैसा मिलता है, तो उसका प्रबंधन, वित्त का प्रबंधन करने के क्या उद्देश्य होते हैं। वित्त प्रबंधन कराने वाले स्रोत के बारे में जान सके इसलिए हम वित्त प्रबंधन करते हैं विद्यालय में। और
वित्त प्रबंधन में वित्त के महत्व को जाने, ये भी इससे पता चलेगा वित्त प्रबंधन करने से कि क्या महत्व है वित्त का। ठीक है, आय के साधन क्या क्या होते हैं। एक विद्यालय की आय के साधन यानी कहाँ कहाँ से उन्हें उनकी आय होती है, वित्त मिलता है। तो एक तो अनुदान के रूप में, एक होता है स्वयं अर्जित धन। अनुदान के रूप में किस किस से मिलेगा, केंद्रीय सरकार से, राज्य सरकार से और स्थानीय सरकार से। और स्वयं अर्जित धन कैसा हो सकता है, जो व्यक्तिगत किसी के द्वारा दिया जाए या किसी संस्था के द्वारा दिया जाए, वह स्वयं अर्जित धन की श्रेणी में आएगा। वित्तीय अभिलेख कौन कौन से होते, कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि किन्हीं 4 वित्तीय अभिलेखों के नाम बताइए, तो वो देख लीजिए आप। वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, क्या है, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रख रखाव रजिस्टर, कैश बुक और मिड डे मील रजिस्टर। ठीक है, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से है जल्दी से बताओ, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रखरखाव रजिस्टर, कैश बुक और मिड डे मील रजिस्टर। वहीं साथ साथ एक और पॉइंट आप जानते हुए चलिए कि TLM के लिए धनराशि कितनी दी जाती है शिक्षकों को, तो 500 रुपये जो है धनराशि दी जाती है TLM के लिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए 500 रुपये की धनराशि दी जाती है। अब दोस्तों उसके बाद आपका एक टॉपिक है समय सारणी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय सारणी को हम विद्यालय की दूसरी घड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्पार्क, विद्यालय की स्पार्क के नाम से भी जानते हैं। और समय सारणी के प्रकार की अगर हम बात करें कौन कौन से हो सकते हैं, तो कक्षावार बनाई जाती है समय सारणी, अध्यापकवार, रिक्त घंटों की समय सारणी बनाई जाती है और पाठ्य सहगामी क्रियाओं की समय सारणी। ठीक है, तो ये आपका आपने देखा, क्लियर है। समय सारणी के प्रकार कैसे कैसे हो सकते हैं, कक्षावार, अध्यापकवार, रिक्त घंटों की और पाठ्य सहगामी क्रियाओं की समय सारणी। अब यहाँ पर बताया गया है समय तालिका या समय सारणी की आवश्यकता, महत्व या उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो है एक विद्यालय के व्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक या महत्वपूर्ण साधन है समय सारणी। इसी के साथ नियंत्रण करने का कार्य करती है समय सारणी, समय का सदुपयोग करना सिखाती है, साथ ही कार्य के प्रति रुचि एवं प्रेरणा का विकास करती है और अनुशासन की भावना को विकसित करती है अध्यापक के अंदर भी और विद्यार्थियों के अंदर भी। ठीक है, समय तालिका की आवश्यकता, महत्व, उद्देश्य आपने देख लिए क्या है। व्यवस्थित संचालन हेतु महत्वपूर्ण साधन है, नियंत्रण करने का काम करेगी, समय का सदुपयोग, ठीक है, कार्य के प्रति रुचि और प्रेरणा का विकास, अनुशासन की भावना का विकास। अब हम बात करेंगे समय तालिका के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो समय तालिका के 3 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हम जानेंगे, जिनमें पहला है लोच का सिद्धांत। लोच का सिद्धांत से मतलब ये है कि जो समय तालिका है, समय सारणी है, वो कठोर ना हो। ठीक है, कठोर ना हो, कैसी हो, लचीली हो। इसका मतलब ये है कि उसमें समायोजन करने की क्षमता हो, परिस्थिति के अनुसार उसमें समायोजन या परिवर्तन करने की गुंजाइश होनी चाहिए समय सारणी में। ये है लोच का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा है न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अध्यापक है, अध्यापक को उसकी योग्यता के अनुसार विषय मिले पढ़ाने के लिए, उनके ऊपर समान शिक्षण का भार हो। ठीक है, पीरियड लगातार नहीं हो उनके, तो ये न्याय का सिद्धांत के अंदर आपको जानने को मिला। इसके साथ ही तीसरा है विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत इसमें क्या मिलेगा आपको देखने में, इसमें होगा कि कठिन विषय को लगातार नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चे को। ठीक है, विविधता के सिद्धांत में पहला क्या है कि कठिन विषय लगातार ना पढ़ाए, दूसरा दिन भर एक ही कक्ष में ना बैठे रहे बच्चे, तीसरा एक ही अध्यापक की कक्षाएं लगातार नहीं होनी चाहिए। तो ये किसमें था, विविधता का सिद्धांत में। अभी आपसे कई बार नाम भी पूछ ले जाते हैं कि समय तालिका सिद्धांत के कोई 2 के नाम बताइए, 3 के नाम बताइए, तो आप बताएंगे लोच का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की क्या आवश्यकता है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं की क्या आवश्यकता है आप देखेंगे, या उद्देश्य क्या है, तो बच्चों का शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, बच्चों का सामाजिक विकास करना, भावात्मक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता किस लिए है, शारीरिक विकास के लिए बच्चों के, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, सांस्कृतिक। याद हो गया, क्लियर। आगे चलते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार है सामुदायिक क्रियाएं जिनमें कराई जाती है। ठीक है, सामुदायिक क्रियाएं, धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाएं,
शारीरिक प्रशिक्षण संबंधी जैसे पीटी करवाना, बच्चों से योगा करवाना, और संगीत संबंधी क्रियाएं। तो ये सभी क्या है, पाठ्यसेगामी यानी पाठ्यक्रम के साथ साथ कराई जाने वाली जो कुछ क्रियाएं होती है, जिनमें वाद विवाद हो सकता है, खेल कूद हो सकती है, ठीक है, नाच गाना हो सकता है, ये सभी किसमें आती है, पाठ्यसेगामी क्रियाओं में। शैक्षिक भ्रमण पर लेकर चले गए बच्चों को, वो सभी इसमें ही आ जाएगा। अब दोस्तों शैक्षिक भ्रमण का नाम लिया और वो हाजिर है, क्योंकि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शैक्षिक भ्रमण को के रुचिकर स्थान कौन कौन से हो सकते हैं, या कौन कौन से स्थान है जहाँ बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाया जा सकता है। तो उनके नाम दिए गए हैं यहाँ। संग्रहालय में ले जा सकते हैं, भूमि संरक्षण स्थल पर ले जा सकते हैं घुमाने, मौसम कार्यालय में ले जा सकते हैं, चिड़ियाघर दिखाने ले जा सकते हैं, कृषि केंद्र ले जा सकते हैं। तो ये कुछ क्या है, शैक्षिक भ्रमण के स्थान हैं। कौन कौन से, संग्रहालय, भूमि संरक्षण स्थल, मौसम कार्यालय, चिड़ियाघर, कृषि केंद्र। याद हो गया बहुत अच्छे से। अब महत्व देखिए, शैक्षिक भ्रमण के रुचिकर स्थान हमने देख लिए हैं। अब शैक्षिक भ्रमण के महत्व देखेंगे। तो पहला है सामाजिक गुणों का विकास करना। बच्चों में या विद्यार्थियों में उनके सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है। दूसरा, सूक्ष्म अवलोकन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए बच्चों में सूक्ष्म अवलोकन और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए। तीसरा है नवीन ज्ञान की खोज की प्रवृत्ति जागृत करने के लिए, कि नया ज्ञान बच्चा अपने आप खोज करे, नई चीज़ें सीखे, ठीक है। तो उसके लिए भी शैक्षिक भ्रमण पर उन्हें ले जाया जाता है। उनमें निरीक्षण शक्ति का विकास करना है ना, निरीक्षण शक्ति के विकास करने के लिए उन्हें शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है। ये सभी शैक्षिक भ्रमण के महत्व है। क्या क्या, सामाजिक गुणों का विकास, सूक्ष्म अवलोकन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, नवीन ज्ञान की खोज की प्रवृत्ति जागृत करना और निरीक्षण शक्ति का विकास करना। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से अभिलेख होते हैं। कुछ अभिलेखों के नाम बताइए। तो वित्तीय अभिलेख के बारे में तो हमने अभी ऊपर जाना। अब ये बाकी बचे अभिलेख है। सामान्य अभिलेख कौन कौन से होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। तो जैसे लॉग बुक हो गया और अभिभावक शिक्षक संघ रजिस्टर, ये कैसे अभिलेख है, ये सामान्य अभिलेख है। अब यहाँ विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख कौन कौन से है, तो ये इधर लिखा हुआ है। विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख यहाँ लिखे हुए हैं। तो विद्यार्थी से संबंधित अभिलेख कौन कौन से होंगे, छात्र उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, विद्यालय प्रवेश पंजिका और प्रगति अभिलेख, पुस्तक गणावेश, छात्रवृत्ति वितरण की पंजिका और संचयी अभिलेख। ये किससे संबंधित है, विद्यार्थी से संबंधित है। अभिभावक से संबंधित तो अध्यापक की दैनिक मिड डे मील उपस्थिति पंजिका, ठीक है। उपकरण संबंधी अभिकरण कौन कौन से होते हैं, अभिलेख कौन कौन से होते हैं। उपकरण संबंधी अभिलेख है पुस्तकालय पंजिका, खेलकूद संबंधी सामानों की पंजिका। ये उपकरण संबंधी अभिलेख आपने जाने, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे जाए कि अभिलेख किस किस से संबंधित हो सकता है, तो आपने देखा वित्त अभिलेख होता है, अध्यापक अभिलेख होता है, विद्यार्थी संबंधी अभिलेख बनाया जाता है और उपकरण संबंधी अभिलेख बनाया जाता है। अब एक छोटी सी टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 2 दिसंबर 1984 को। ये एक कैसी आपदा है, तो मानव निर्मित आपदा है। हमने जो है प्राकृतिक आपदा के बारे में अपनी मैराथन में जाना था। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। और भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी 2 दिसंबर 1984 को, तो कौन सी गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का निष्कर्षण हुआ था। और इसी के साथ आगे बात करेंगे प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सिद्धांत पूछे गए हैं प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के। तो उनमें आता है सबसे पहले कार्य का विभाजन करना, अनुशासन बना करके रखना विद्यालय में, और उद्देश्य निष्ठता, अधिकार और उत्तरदायित्व और निर्देशन की एकरूपता। ये क्या है, सिद्धांत है प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के। अब इनके अंदर आप एक्सप्लेन करके बहुत आसानी से अपने यहाँ पर दिमाग का प्रयोग करके इनके अंदर एक्सप्लेन कर पाएंगे। कुछ पॉइंट्स है जो मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक डिलीवर करना चाहती हूँ, उसी के लिए। तो कौन कौन से सिद्धांत है प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत, तो कार्य का विभाजन, अनुशासन, उद्देश्य निष्ठता, अधिकार और उत्तरदायित्व, निर्देशन की एकरूपता। इसके बाद बात करेंगे मातृ शिक्षक संघ। मातृ शिक्षक संघ की अध्यक्ष होती है माता अभिभावक, ठीक है। कौन होती है,
माता अभिभावक, यानी उस विद्यालय में पढ़ने वाली किसी भी विद्यार्थी की माता अभिभावक जो है वो मातृ शिक्षक संघ की अध्यक्ष बनाई जाती है। सचिव कौन होती है? तो महिला शिक्षक होती है। क्या काम होता है मातृ शिक्षक संघ का? तो छात्राओं की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना। मातृ शिक्षक संघ मीना मंच का संचालन भी करता है, जिसके अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा के लिए क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है। छोटे छोटे कार्यक्रम रख के, नाटक की तरह इसमें कुछ कार्यक्रम रखे जाते हैं जिसमें बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। इसके साथ ही बात करेंगे NCERT। NCERT की फुल फॉर्म होगी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1961 को। उद्देश्य क्या है NCERT का? तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए प्रयास करना उद्देश्य होता है NCERT का। NCTE पूछ लिया जाए तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1995 नई दिल्ली में। ठीक है, 17 अगस्त 1995 को। इसका क्या काम है? तो शिक्षकों की शिक्षा की व्यवस्था करना और साथ ही अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने का काम भी यही करता है। उनके लिए पाठ्यक्रम निर्माण करने का काम भी कौन करेगा? NCTE करेगा। ठीक है, इसके बाद बारी आती है न्यूपा की। न्यूपा की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या है न्यूपा की फुल फॉर्म? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। इसकी स्थापना हुई थी 1962 दिल्ली में और इसका काम क्या है? तो शैक्षिक योजना और प्रशासन में शोध करने को बढ़ावा देना इसका काम है। इसके बाद आती है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना हुई थी 1985 दिल्ली में, 1985 में इग्नू की। ठीक है, बिल्कुल। क्या काम है? ओपन यूनिवर्सिटी देखते ही आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पर क्या होता है कि ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर स्नातक करने वाले या फिर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जब आप कहते हैं कि स्टूडेंट्स होते हैं, उनको यहाँ शिक्षा दी जाती है। डिस्टेंट एजुकेशन भी आप इसको कह सकते हैं कि बिना जाए वो पढ़ सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से रेडियो पर इसके कार्यक्रम चलाए जाते हैं, पाठ्यक्रम के इनके। ठीक है, इसके साथ ही NIOS, इसका मतलब क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये इस ओपन स्कूल जगह जगह ओपन करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं इसको आप ऐसे समझिए, NIOS की फुल फॉर्म राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। ठीक है, और 1989 में इसकी स्थापना हुई। भारत में मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए और पूर्व स्नातक स्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, इस वीडियो में वो टॉपिक्स कवर की गए जो बहुत कठिन हैं, याद रखने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको देख लेंगे। आपके वो जो भी कठिन टॉपिक्स है जिनमें आपको दिक्कत हो रही थी वो सारे एक साथ कवर हो जाएंगे। ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है जो कठिन लगते हैं आपको। उसके बाद बात करेंगे हम SCERT। SCERT की फुल फॉर्म क्या होगी? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में और मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में इसकी स्थापना की गई। राज्य हिंदी संस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को कहाँ हुई? वाराणसी में हुई। PNP की 1872 में प्रयागराज या इलाहाबाद बोलते हैं। ठीक है, तो PNP की कहाँ हुई? प्रयागराज में। डाइट की अगर बात करें, डाइट की फुल फॉर्म होती है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। 1986 की नीति के तहत इसकी स्थापना की गई और डाइट में 7 विभाग होते हैं। कई बार पूछ लिए जाते हैं 7 विभाग कौन कौन से? तो डाइट में सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, एक तो सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग और सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विभाग। ठीक है, ये तो सेवा पूर्व शिक्षक और ये है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विभाग। कार्य अनुभव विभाग, शैक्षिक तकनीक विभाग,
जिला संसाधन इकाई, मूल्यांकन विभाग और नियोजन एवं प्रबंधन विभाग। इसी के साथ बीएसए की अगर बात करें तो बीएसए की स्थापना हुई थी बेसिक शिक्षा अधिकारी की 1972 में। बीईओ को हम फुल फॉर्म है खंड शिक्षा अधिकारी। एनपीआरसी की फुल फॉर्म होती है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। ठीक है, इसी के साथ सूचना के अधिकार, जो सूचना का अधिकार है वो कब प्रभावी हुआ तो 2005 में। इसी के साथ आपको जानना है कि विज्ञान शिक्षा संस्थान और राज्य शिक्षा संस्थान और आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान ये सभी इलाहाबाद में ही स्थित है। ठीक है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, विज्ञान शिक्षा संस्थान और राज्य शिक्षा संस्थान ये सभी कहाँ, इलाहाबाद में ही स्थित है। थोड़ा सा राइटिंग को मैनेज करिएगा, अब तो हो ही गया काम। ठीक है, राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। अगर राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना पूछ ले तो 1964 में हुई थी। बाकी स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया तो 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 में ये चलाया गया। 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 में ये चलाया गया था स्कूल चलो अभियान। बीआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है तो ब्लॉक संसाधन केंद्र इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसी तरह हमने जितने भी वो टफेस्ट टॉपिक्स थे जिनमें आपके भूलने के चांसेस थे वो सभी एक जगह मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। ये उन्हीं टॉपिक्स को मैंने यहाँ इंक्लूड करा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनको आप बार बार भूल जाते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। 1-2 बार आप इस तरीके से इसको रिवाइज कर लीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसको शेयर करें ताकि पेपर से पहले दिन अगर उसकी तैयारी नहीं है तो वे बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर पाए। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आपसे फिर मुलाकात होगी। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से अपना पेपर करना, बहुत ही आराम से, मतलब आपको परेशान नहीं होना है। सब कुछ आपके पढ़े हुए में से आएगा, बस आपको वहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि एग्जामिनर ने पूछा कैसे है और आपको उसका आंसर करना कैसे है। ठीक है, बाकी सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप निश्चिंत रहिए और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करिए और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के अच्छे से अपना एग्ज़ाम आप लोग दे करके आइए और फिर मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका एग्ज़ाम। ठीक है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच गाइज। अब कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।